वन पीस चैप्टर 1189 ने एक ऐसा रिवील दिया है जो शायद फाइनल सागा के सबसे बड़े मिस्ट्री को और बड़ा बना दे, क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि लूफी और ईमू की फाइट का सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, गियर 5 लूफी या ईमू की मिस्टीरियस पावर। लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इस चैप्टर का असली फोकस फाइट था ही नहीं। असली फोकस एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। शैंक्स को ऑलरेडी किंग ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पता था। हाँ, वही शैंक्स जिसके बारे में हम सालों से सोच रहे थे कि वो मारीजॉस क्यों गया था और दुनिया के बारे में उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। चैप्टर 1189 में ओडा सेंसेई ने एक और बड़ी हिंट दी है। शैंक्स को पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर कौन बैठा है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि शैंक्स इतने टाइम तक मारीजॉस में रहा, फिर भी उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ईमू का असली गोल क्या है, और ये किसी को नहीं पता कि ईमू आखिर क्या चाहता है। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था। लूफी ईमू के सामने बुरी तरह से जख्मी है। ईमू ने एक स्वॉर्ड से उसे पेड़ पर पिन करके रखा है और लूफी के मुंह से खून निकल रहा है, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल डैमेज नहीं लग रहा क्योंकि लूफी का बहुत सारा खून बह रहा है, जिसे देखकर सीधे उस सीन की याद आती है जब काइडो ने लूफी को फर्स्ट टाइम नॉक किया था। उस वक्त तुरंत रुक जाता है और फील करता है कि लूफी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो कहता है लूफी ठीक तो होगा ना, लेकिन नामी उसे कहती है कि ऐसी डरावनी बातें मत बोलो। उसे पूरा यकीन है कि लूफी ठीक होगा, लेकिन जिनबे इस सिचुएशन को सीरियसली लेता है। वो कहते हैं कि जिस इंसान के सामने लूफी खड़ा है उसने एक जायंट वॉरियर को भी हरा दिया, यानी लोकी को, इसलिए उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जिनबे ये भी नोटिस करते हैं कि लूफी की आंखें वीक हो रही है और ईमू कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। ये कोई ऐसा विलन नहीं है जिसे एक पावरफुल अटैक से हरा दिया जा सकता है। लोकी जिनबे को लूफी के बारे में कुछ बताना चाहता है, लेकिन इतना जख्मी होने की वजह से प्रॉपरली बोल नहीं पाता, जिससे जिनबे समझ जाता है कि प्रॉब्लम काफी सीरियस है। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर ईमू अपनी अगली चाल चलता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ईमू का वेपन बहुत ही डेंजरस है। वो एक ऐसी स्वॉर्ड है जो सिर्फ डैमेज नहीं करती बल्कि लाइफ एनर्जी को ड्रेन करती है, जिसकी वजह से ईमू को लगता है कि लूफी अब हिल भी नहीं पाएगा। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि ईमू लूफी को एनिमी की तरह नहीं देख रहा, वो उसके नाम से ही नफरत करता है। उसका नाम मंकी डी लूफी ईमू के लिए बहुत डिस्गस्टिंग है। और यह चैप्टर का एक इमोशनल मोमेंट भी आता है। ईमू लूफी की इंसल्ट करते उसके भाइयों का भी नाम लेता है, एस और साबो का। वो कहता है एक तो मरीन के हाथों मारा गया और दूसरा रिवोल्यूशनरी आर्मी में है। नॉर्मली अगर कोई लूफी के फैमिली के बारे में ऐसे बोलता ना तो लूफी तुरंत उसका मुंह तोड़ देता, चाहे वो एस के बारे में बोला हो या साबो। लूफी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करता, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि लूफी कुछ कर नहीं पा रहा। वो पूरी तरह से जख्मी और पेड़ से लटका हुआ है, जो चीज ईमू को और टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि विलन की पावर सिर्फ उसके अटैक्स में नहीं होती। कभी कभी सबसे स्केरी मोमेंट्स वो होते जब हीरो कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ से चैप्टर का असली फोकस शिफ्ट होता है। लोकी को शैंक्स की वो बात याद आती है जो उसने हराल्ड की मौत के बाद कही थी। हराल्ड की मौत के बाद लोकी रिवेंज लेना चाहता था। उसके लिए एनिमी सिंपल था, वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने उसके फादर को मारा, उनके सोल्जर्स को मारा, इसलिए वो बदला लेना चाहता था, लेकिन शैंक्स उसे रोक लेता है। और यहाँ पर शैंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो लोकी से पूछता है तुम्हारा असली एनिमी कौन है। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन इसका आंसर ही फाइनल सागा की डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि शैंक्स कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं है। उनका गोल सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, कंट्रोल तो सिर्फ एक जरिया है किसी और चीज के लिए, एक वॉर के लिए। क्योंकि चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि ईमू या वर्ल्ड गवर्नमेंट का टारगेट कभी भी वो बच्चे, एल्बा या किसी किंगडम पे कंट्रोल करना एंशिएंट वेपन कभी नहीं थे। वो 800 सालों से बस सिर्फ एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और गाइस आप खुद सोचो, अगर कोई 800 सालों से किसी वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो वॉर कितना डेंजरस होने वाला है। और फिर शैंक्स कहता है ये सब किंग ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है। और यहीं पर चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील होता है। हम सब जानते हैं कि शैंक्स को ईमू के बारे में पहले से पता था, लेकिन सोचो कब से हम लोग सोच रहे हैं कि शैंक्स मारीजॉस क्यों गया था। लेकिन अब ओडा सेंसेई ने उस मिस्ट्री में एक पीस ऐड कर दिया है। शैंक्स सिर्फ गोरोसे के बारे में नहीं जानता था, उसे पता था कि उनके ऊपर भी कोई है, एक हिडन रूलर, किंग ऑफ द वर्ल्ड, जो सुनकर लोकी शॉक होता है, क्योंकि दुनिया के हिसाब से कोई किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कोई सिंगल रूलर होगा ही नहीं। लेकिन शैंक्स जानता है कि रियलिटी कुछ और ही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब होती है जब शैंक्स बताता है कि इतने टाइम तक होली लैंड में रुकने के बाद भी वो नहीं जानता कि ईमू का असली गोल क्या है। और यही चीज सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि गाइज आप खुद सोचो, शैंक्स जैसा पावरफुल और एक्सपीरियंस पायरेट जो वन पीस के सबसे करीब है, वो तक नहीं जानता कि ईमू आखिर क्या चाहता है। तो ईमू का फाइनल ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा होगा। और शायद इस सीन के बाद अब फाइनल सागा की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं है कि ईमू कौन है, बल्कि सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ईमू आखिर चाहता क्या है। अब आते हैं चैप्टर के दूसरे बड़े रिवील पर। ईमू के पास जो वेपन्स है ना, वो नॉर्मल वेपन्स नहीं है, वो उन 19 किंग्स के वेपन है जिन्होंने 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया था। और ये रिवील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वर्ल्ड सेंचुरी सिर्फ एक पुरानी स्टोरी नहीं रही, उसकी हिस्ट्री डायरेक्टली बैटलफील्ड में आ गई है। ईमू लिटरली उन लोगों की पावर यूज कर रहा है जिन्होंने करंट वर्ल्ड बनाया है। ये सिर्फ एक स्वॉर्ड है, एक्स नहीं है, ये एक सिंबल है, ये एक रिमाइंडर है कि लूफी किस चीज के अगेंस्ट लड़ रहा है। सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि 800 साल पुरानी सिस्टम के खिलाफ। हम ये भी देख सकते कि जोरो सांजी भी अपनी फाइट में स्ट्रगल कर रहे हैं। सोमर्स और किलिंग
किंगडम को इमू स्पेशल वेपन्स देता है जिससे उनकी पावर और बढ़ जाती है, जिससे जोरो और सांजी जैसे मॉन्स्टर्स भी एक प्रेशर फील कर रहे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि होली नाइट सिर्फ एक नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। इमू उन्हें सिर्फ सोल्जर्स की तरह यूज नहीं कर रहा, वो उन्हें अपनी एंशिएंट पावर का एक्सटेंशन बना रहा है। और चैप्टर के एंड में पूरी सिचुएशन एकदम होपलेस लगने लगती है जब लूफी इमू के सामने कंप्लीटली ट्रैप होता है। जब इमू एक एक्स निकालता है और लूफी को फिनिश करने वाला होता है, तभी वहां पर एक लेजेंडरी कैरेक्टर आता है, स्कॉपर गबान। वो अचानक से आके इमू के अटैक को ब्लॉक करता है और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 1189 का सबसे बड़ा टेक अवे ये नहीं था कि इमू कितना पावरफुल है और न ही ये था कि लूफी कितना डैमेज ले रहा है। सबसे बड़ा रिवील तो ये था कि फाइनल सागा का एनिमी स्ट्रक्चर और भी बड़ा हो गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के पीछे एक हिडन रूलर है। शैंक्स को उसके बारे में सालों से पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका असली गोल क्या है। और अब लूफी डायरेक्टली उस इंसान के सामने खड़ा है जो 800 साल पुरानी हिस्ट्री का सेंटर है। और शायद इसलिए इस चैप्टर का नाम है किंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अब फाइट सिर्फ पायरेट किंग और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच नहीं है। अब फाइट है फ्रीडम के सपने और 800 साल पुराने कंट्रोल के बीच। और वन पीस का फाइनल वॉर अब ऑफिशियली और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, और अगर आप चैनल पर नए होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।